नमस्कार, पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। दिल्ली बम ब्लास्ट से जुड़ी जांच अब तेज होती चली जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे से वापस लौटे और सीधा दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं। तस्वीरें निकल कर आई हैं जहां पर उन्होंने इस घटना में घायल जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है, उनका हाल जाना है। और 2 दिन के भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा था, 2 टूक शब्दों में कहा था कि षड्यंत्रकारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है और एनआईए की टीमें अब लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच तेज कर दी गई है और जगह जगह छापेमारी की जा रही है। और इस बीच एक और जो बड़ी खबर वो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है कि दरअसल जो दिल्ली के लाल किले के पास ये बम ब्लास्ट हुआ कार में, ये जल्दबाजी में हुआ। दरअसल जो टारगेट था वो कुछ और था। उत्तर प्रदेश से हमारे पीटीसी संवाददाता ज्ञानेंद्र शुक्ला जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले ये जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो बताया कि चूंकि बताया जा रहा है कि यूपी के अयोध्या और वाराणसी के कुछ जो मुख्य जगह थी, मंदिर थे, वो दरअसल आतंकियों के निशाने पर थे। और क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से जो दिल्ली का जो लाल किला के पास जो विस्फोट हुआ है, ये तो एक चौंकाने वाली बात थी। लेकिन इससे पहले ही जो जांच एजेंसियां हैं उनके हत्थे में जो फिरोजाबाद फरीदाबाद से जो विस्फोटक मिले थे, उन फरीदाबाद के विस्फोटकों की बड़ी खेप ने ही चौंका दिया था। और उसी से उन्हें ये सुराग मिलने लगा था कि यहाँ पर कुछ बड़ी साजिश रची जा रही है। और उसके बाद से जैसे ही इस मामले में तमाम एजेंसियां यहाँ पर सक्रिय हुई, आईबी और तमाम लोकल जो एजेंसीज हैं उनको सक्रिय किया गया। उसके बाद गुजरात एटीएस ने 9 नवंबर को अहमदाबाद के पास एक अदलज टोल प्लाजा है, वहां पर 3 लोगों को दबोचा था। इनमें से 3 लोगों में से एक मोहम्मद सुहेल सलीम खान, वो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का था, और दूसरा एक आजाद सुलेमान शेख, वो यहाँ लखनऊ यूपी के ही शामली जिला है, यहाँ का रहने वाला था। और इसका जो मास्टरमाइंड तीसरा जो शख्स था वो डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन सैयद, ये हैदराबाद का निवासी था। अब ये तीनों लोग जो मिलकर जिस तरीके से इनके पास से, इनके ठिकानों से कई बड़ी कुंतलों की तादाद में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, और उसके साथ ही इनके पास से जो सबसे चिंताजनक बात थी कि 2 ग्लाक पिस्टल, बेरेटा पिस्टल मिली थी, कई कारतूस मिले थे और जो 4 लीटर कैस्टर ऑयल मिला था, वो चौंकाने वाली बात थी। जब जांच एजेंसियों ने ज्यादा पूछताछ उनकी आगे बढ़ी तब पता चला कि इस ऑयल का वो इस्तेमाल एक खतरनाक रसायन है, एक जहरीला, जिसको जहर कहा जा सकता है, राइसिन। वो राइसिन तैयार करने की कोशिश थी और ये बड़ा एक साइलेंट वेपन माना जाता है। ये दुनिया के कई इलाकों में, जहां पर खास तौर से मिडिल ईस्ट और कई जगहों पर जहां पर आतंकी जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए, और इसी साइलेंट वेपन का इस्तेमाल किया जाना था। अभी जो जानकारी आ रही है उस जानकारी से ये पता चल रहा है कि दरअसल दिल्ली से पहले निशाने पर उत्तर प्रदेश था, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ खास तौर से निशाने पर थी। क्योंकि ये जो धमाका हुआ है, अभी जांच एजेंसियां शुरुआती दौर में जो कड़ियां जोड़ पा रही हैं, उनको ये पता चल रहा है कि शायद ये हड़बड़ी में सब कुछ हुआ। ये प्लानिंग के तहत अगर होता तो इसमें हादसा, ये जो दुर्घटना हुई है इसके बाद से जितने लोग मारे गए, तो ये माना जा रहा है कि कोई दुर्घटना के चलते पहले से ही ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से ही ये लाल किले की बात सामने जब ये आई, धमाका हुआ, फिर जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई। लेकिन उससे पहले ये जो 3 लोग गुजरात की एटीएस ने पकड़े थे, जिनका नाम मैंने आपको बताया था कि जो लखीमपुर का रहने वाले थे और यहाँ के शामली के थे, इन लोगों ने लखनऊ की खास तौर से बड़ी रेकी की थी। इसमें से जो सुहेल है उसने यहाँ लखनऊ के कई धार्मिक स्थल थे, कई सांस्कृतिक केंद्र थे, कई यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है जहाँ पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लोग होते हैं, वहाँ की भी रेकी की थी। और वो पूरे निशाने पर थे। वाराणसी, खास तौर से अयोध्या, वाराणसी और मथुरा और आगरा, ये जगह भी ऐसी थी जहाँ की कई रेकी की गई, कई वहाँ के तस्वीरें ली गई थी। और ये कोशिश ये थी इनकी कि इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देना चाह रहे हैं थे वो। और ये कोशिश इसलिए भी एक बड़ी चौंकाने वाली है क्योंकि अयोध्या में अभी इसी महीने 25 तारीख को ध्वज उसका पताका फहराई जाएगी, यानी मंदिर, राम मंदिर का मुनादी होगी राम मंदिर को लेकर। तो इसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत करेंगे। और अयोध्या को लेकर आतंकी संगठन लगातार वो उनके निशाने पर हैं। वो कई कोशिशें करते रहे, पहले भी कई इनपुट मिले, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं कि कुछ समय पहले
जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बिल्कुल। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के बहावलपुर में एक यूसुफ मारा गया था। बिल्कुल। उसकी मौत हो गई थी। और ये जो आतंकी सरगना है मसूद अजहर, उसका रिश्तेदार है और इसकी बीवी है सादिया। इसी सादिया ने एक जो जैशे मोहम्मद की एक महिला विंग बनाने की बात सामने आई थी। कुछ समय पहले बाकायदा पाकिस्तान में इसकी जानकारियां उजागर हुई थी कि कई आतंकी जो मारे गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में, उनकी जो बेवा हैं वो उन लोगों ने मिलकर ये एक महिला विंग तैयार की है। और अभी ये पता चल रहा है कि जो एक डॉक्टर शाहीन है, ये गर्लफ्रेंड थी जो मास्टरमाइंड है डॉक्टर सैयद, जिसको गुजरात एटीएस ने पकड़ा था, इसकी गर्लफ्रेंड थी। ये डॉक्टर शाहीन लखनऊ की रहने वाली थी। और ये पता चला है कि इसी के जिम्मे ये जैश की जो पाकिस्तान के, जैसे मैंने बताया कि सादिया मसूद अजहर की जो परिवार की है, उसके जरिए ये महिला विंग जो था उसी को यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और देश के मुख्तलिफ इलाकों में जड़ें जमाने की कोशिश की जा रही थी। तो सादिया को भी इन्होंने उससे भी ये लोग संपर्क में रहे थे। शाहीन जो है इसका ठिकाना लखनऊ में है। इसके लालबाग स्थित घर पर भी एटीएस की टीमें पहुंची, केंद्रीय एजेंसीज भी थी, यूपी एटीएस की भी टीमें थी, एसटीएफ की टीमें थी, तमाम सुरक्षा इकाइयां थी। और इसका एक भाई है, उसके भाई का नाम जो है वो डॉक्टर परवेज बिल्कुल है। और वो डॉक्टर परवेज को भी जो है हिरासत उसके ऊपर बड़ी निगाहें हैं, क्योंकि खासतौर से माना जा रहा है कि मड़ियाव इलाके में जो परवेज है यहाँ का एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहीं के हीरा मेडिकल कॉलेज से उसने 2011 में मेडिकल की पढ़ाई की थी। और इसने बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 6 नवंबर को इसने इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से जो रेजिडेंट वहां पर डॉक्टर था वहां से इस्तीफा दे दिया। अब इसके इस्तीफे की वजह क्या थी? 6 नवंबर को होता है और आप देखिए कि उसके 3 ही दिन बाद बड़ा धमाका होता है। तो एक बड़ी साजिश रची जा रही थी और कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जिस तरीके से ज्ञानेंद्र जी आप जानकारी तमाम दे रहे हैं, स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव किए गए थे। डॉक्टर शाहीन का जिक्र कर ले या फिर डॉक्टर परवेज का जिक्र कर ले, उनके भाई का जिक्र कर ले, तो ऐसे में हरियाणा कनेक्शन के साथ साथ यूपी कनेक्शन खास तौर पर निकलकर सामने आ रहा है। जांच में कहीं ना कहीं चीजें साफ तौर पर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो राम मंदिर में ध्वजारोहण होना है उसको लेकर क्या कार्यक्रम में बदलाव हो सकता है, ऐसी कोई संभावना है, ऐसी कोई जानकारी फिलहाल के लिए आ रही है? देखिए, इसमें एक बात एकदम साफ है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले में एकदम स्टैंड एकदम क्लियर है जी, कि उनका एकदम तय है कि अगर आतंकी कोई भी वो कितने भी धमकियां दे लें या कितनी भी तैयारी कर लें, उत्तर प्रदेश में इस मामले में तो एकदम जीरो टॉलरेंस है। और वो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो आदत है उसके मुताबिक भी अगर वो उन्होंने एक बार तय कर लिया कि ये आयोजन होना है, तो जब वो खुद मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे, राजनेता हुआ करते थे, उस वक्त भी तमाम माफियाओं की धमकियों के बावजूद, पुलिस के द्वारा उनको बताने जाने के बावजूद कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, वो मौकों पर पहुंचे हैं जहां बिल्कुल ऐलान किया, जो घोषणा की है। तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में अगर एक बार वो कार्यक्रम तय हो गया तो वो इधर से उधर नहीं हो सकता है। वो कार्यक्रम उसी तरीके से होगा। हालांकि सुरक्षा इंतजाम जरूर बढ़ाए दिए गए हैं और बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि वहां पर कहीं भी कोई कोताही ना होने पाए सुरक्षा के लहजे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ज्ञानेंद्र जी जो कि लखनऊ से तमाम जानकारी साझा करते हुए नजर आए, हमारे ब्यूरो हेड, और लगातार इस खबर पर ग्राउंड जीरो से लगे हुए हैं। पल पल का जो अपडेट है वो निकल कर आ रहा है और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आई उसमें अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है जो अपडेट है वो और एड ऑन होती हुई नजर आ रही कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल एक्टिव थे। दिल्ली बम ब्लास्ट में ये जो कनेक्टिविटी है हरियाणा के साथ साथ, हरियाणा के फरीदाबाद के साथ साथ यूपी का जो लखनऊ सेंटर था वो भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और स्लीपर सेल एक्टिव किए गए थे और डॉक्टर परवेज का जिक्र कर ले, डॉक्टर शाहीन का जिक्र कर ले या उनके भाई का जिक्र कर ले तो फिर गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ का सिलसिला अब लगातार जारी है। तमाम जांच एजेंसियां अब सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और इन पूरे मामले में अब कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भूटान दौरे से वापस आ चुके हैं, एलएनजेपी अस्पताल में उन्होंने जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है, उनका हाल भी जाना है। और अब जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि कुछ समय बाद एक हाई लेवल मीटिंग भी हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। इससे पहले चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान दौरे पर थे तो गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग जरूर की थी। तमाम पुलिस अधिकारियों को, जांच एजेंसियों को जरूरी दिशा निर्देश जरूर दिए गए थे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर मोर्चा संभालेंगे। जांच एजेंसियों को पहले से ही जो है
अलर्ट कर दिया गया है और पूरे जो दिशा निर्देश है वो दे दिए गए हैं। एनआईए ने इस पूरे मामले को लेकर जो जांच का जिम्मा है वो संभाल लिया है और अब ताबड़तोड़ जो छापेमारियां वो चल रही हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी होता हुआ नजर आ रहा है कि दरअसल ये दिल्ली जो बम ब्लास्ट था वो जल्दबाजी में किया गया, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। दरअसल असल में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अस्पतालों का जिक्र कर ले, मंदिरों का जिक्र कर ले, उनको दहलाने की कोशिश कहीं ना कहीं इन आतंकियों की तरफ से की जा रही थी। प्लानिंग एक पिछले समय से की जा रही थी और ऐसे में अब ये जो ब्लास्ट हुआ है, कड़ियां जो जोड़ी जा रही हैं, उसमें जो आगे पूछताछ में अपडेट निकल कर आएंगे वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतनी जानकारी। बाकी देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहिए पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।